बराबर बांटना है, तभी तो हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट निकलेगी। कि भाई कोई प्रोडक्ट हमारा 10 रुपये का पड़ रहा है, एमडी शेयर होल्डर्स ने बोला, ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं, एकदम सोप बनाते हैं, हमारी सोप बनाने की कंपनी है, हम 3 तरह के सोप बनाते हैं, ठीक है। शेयर होल्डर्स ने बोला कि भाई आप ये बताओ कि इन 3 तरह के प्रोडक्ट्स की कॉस्ट कितनी आ रही है। कि भाई साहब वो कह रहे हैं कि 10 रुपये का तो साबुन नंबर 1 पड़ रहा है, 20 का ये पड़ रहा है, 30 का ये पड़ रहा है। कह रहा है आपको कैसे पता? सर हमने कॉस्टिंग करी है। कॉस्टिंग से हमने कैसे करी है? कॉस्टिंग हमने निकाली है कि उसमें ए में कितना रॉ मटेरियल लग गया, बी में कितना रॉ मटेरियल लग गया, सी में कितना रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद हमने लेबर जोड़ ली उसमें, फिर उसमें हमने अदर ओवरहेड्स जोड़ लिए, फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ लिए, फिर हमने ऑफिस ओवरहेड जोड़ लिए, ठीक है। इस तरह करते 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 हमें पता लग गया कि इसकी हमारी कॉस्टिंग 10 रुपये है। इसमें अब हम प्रॉफिट जोड़ लेंगे, प्रॉफिट जोड़ के हमारा यहाँ पे सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। तो ये डिसीजन किस स्कीम में आता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैनेजमेंट के जो भी पॉलिसी डिसीजंस हैं, ठीक है। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग आप यूजुअली जो हेल्प करती है मैनेजमेंट को करती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हेल्प करती है डिसीजन मेकिंग में, किसका है? बोथ मैनेजमेंट एंड आउटसाइड पार्टीज। आउटसाइड पार्टी मतलब यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स, दोनों के। कॉस्ट अकाउंटिंग मोटे तौर पे मैनेजमेंट के काम आती है कॉस्टिंग पे। आज की टाइम में आउटसाइडर्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे गवर्नमेंट है कि किसी प्राइस को बहुत ज़्यादा, किसी प्रोडक्ट के जो एसेंशियल कमोडिटी है, बहुत ज़्यादा तो अपने प्राइस इन्फ्लेट नहीं करती है, तो गवर्नमेंट भी मंगाती है कॉस्ट अकाउंटिंग के, ठीक है। पर मोटे तौर पे मैनेजमेंट को हेल्प करती है कॉस्ट अकाउंटिंग। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग, अब नाम से ही आप समझ रहे होंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसको हेल्प करेगी ज़्यादा? मैनेजर्स को, ठीक है, एमडी को, सीएफओ को, कंपनी के बोर्ड को, इस तरह की, ठीक है ना। अब किस तरह के डिसीजन ले सकते हैं इसमें? पॉलिसी के डिसीजन, ठीक है। असिस्ट मैनेजमेंट इन पॉलिसी डिसीजन एंड इम्पैक्ट ऑफ देयर एक्शंस। मतलब मैनेजमेंट जो पॉलिसी डिसीजन लेता है और उनके एक्शन से जो इम्पैक्ट आया है, ठीक है, वो सब हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग में स्टडी करेंगे। जैसे प्लानिंग में असिस्ट करना, कंट्रोलिंग में असिस्ट करना, जैसे बजटिंग। इसका एग्जांपल समझो, आप ऐसे नहीं समझ पाओगे। बजटिंग, जैसे बजटिंग करते हैं हम, बजट बनाते हैं पूरे साल का पहले बनाते हैं ना, तो प्लानिंग और कंट्रोलिंग में बजट काम आता है। तो बजटिंग जो कर रहे हैं वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आती है। प्राइसिंग डिसीजंस, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर डिसीजन, जैसे कि कोई हमने प्लांट खरीदना है, कोई हमारा प्लांट किसी कंपनी का बंद हुआ है, ठीक है। जैसे पतंजलि ने रुचि सोय एक्वायर करा है, तो उसने रुचि सोय एक्वायर करा तो उसने क्या करा है? कैपिटल एक्सपेंडिचर करा, ये सोच के कि भाई उनके जो प्लांट्स हैं, वो डिसीजन लिया उन्होंने कि हाँ उनके प्लांट्स हमारे काम आ सकते हैं। इसी तरह सेल का फोरकास्ट करने का, परचेज का फोरकास्ट करने, तो हमने 3 तरह से। अच्छा, एक चीज़ और है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो डेटा लेती है वो किससे लेगी? वो फाइनेंशियल अकाउंट से भी ले सकती है, कॉस्ट अकाउंटिंग से ले सकती है, ठीक है ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग से कैसे लेगी भाई? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से वो डेटा ले सकती है बजट बनाने के लिए, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग से बजट ले सकते वो डेटा ले सकती है वो प्राइसिंग डिसीजंस के लिए, कि भाई किसकी हम क्या क्या प्राइस रखें, सेलिंग प्राइस साबुन का क्या रखें, साबुन 1, साबुन 2, साबुन 3, ठीक है। तो ब्रॉडली 3 तरह पे हम अकाउंटिंग को डिवाइड कर देते हैं। मेनली हमने जो स्टडी करनी है अभी फ़िलहाल बेसिक लेवल पे, 11th-12th के लेवल पे मोस्टली हमने स्टडी करनी है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है, जो कि हमारे फाइनेंशियल डिसीजंस को इम्पैक्ट करती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको समझ आया कि डेफिनेशंस का, अकाउंटिंग की डेफिनेशंस पूरी समझ आई है। उससे कितना अच्छा हमें इंसाइट मिल गया ये समझने में कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, इन सबको समझने में कितना हमें हेल्प मिल गई, ठीक है ना। अब नेक्स्ट आता है दोस्त, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अब आप ये सब बड़े आराम से समझ लोगे कि इंफॉर्मेशन, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होनी चाहिए। देखो खुद ही बताओ कैरेक्टरिस्टिक। अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से, इन्फॉर्मेशन मतलब प्रॉफिट लॉस कितना आया,
हमारी मशीनरी कितनी है, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटी कितनी है, हमारी सेल कितनी हो रही है, हमारी परचेज कितनी हो रही है, ये सब चीज़ें, ये सब डेटा, ठीक है ना। ये रिलायबल भी तो होना चाहिए ना, ठीक है ना। रिलायबिलिटी मतलब जिस पे यूज़र डिपेंड हो सके, मतलब यूज़र अपना डिसीजन ले सके बेधड़क होकर कि हाँ भाई ये सोर्स से रिलायबल है, ठीक है ना। डिग्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट, मतलब कि रिलायबिलिटी का मतलब है कि मैंने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं वो उसी डिग्री में कम्युनिकेट कर पाया हूँ, मतलब उसका उतना ही रिलायबिलिटी से वो कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। फ्री फ्रॉम बायस होना चाहिए, कोई एरर नहीं होनी चाहिए, फेथफुल होना चाहिए, ठीक है। सेम मेथड ऑफ मेजर होना चाहिए, मतलब सेम, ऐसा नहीं कि नहीं मैं तो अपने तरीके से मेज़र करता हूँ, भाई मैंने मशीन ली है 1 लाख की और 1 लाख की मैंने उसको क्रेडिट बैंक लोन लिया, तो नहीं नहीं मैं तो अपने हिसाब से रिकॉर्ड करूँगा, मैं 50,000 इस साल रिकॉर्ड करूँगा, 50,000 अगले साल रिकॉर्ड करूँगा मशीन, नहीं। बिल्कुल सेम यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस पे अकाउंट बने होने चाहिए, इसीलिए हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनते हैं, ठीक है। न्यूट्रल होनी चाहिए, ठीक है, तभी तो रिलायबिलिटी आएगी। रेलिवेंस, रेलिवेंस का मतलब है कि भाई ऑन टाइम होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंस का मतलब समय पे मिलनी चाहिए, भाई ऐसा नहीं कि 10 साल पुरानी इन्फॉर्मेशन दे दी, ठीक है, कि नहीं अभी नहीं मिलेगी। जैसे सत्यम के केस में हो रहा था कि वो सत्यम अपने फ्रॉड सुना होगा, उसमें क्या हुआ था कि कंपनी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिक्लेयर ही नहीं कर रही थी, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स को चिंता हुई कि ये अपने टाइम पे क्यों नहीं कर रही है फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स रिवील, तो ये सब चीज़ें, तो ये हेल्प करती है प्रेडिक्शन और फीडबैक। नेक्स्ट है अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी में क्या होता है कि ये सेम सेंस में अंडरस्टैंड करी जा सके जो कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चाहिए। मतलब अगर मेरे को प्रॉफिट जानना है, अंडरस्टैंड करना है, तो मुझे भी प्रॉफिट दिखाई दे, अगर आपको दिख रहा है तो मुझे भी दिखाई दे। ऐसा ना हो कि भाई मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप ही को दिख रहा है, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग की क्या बात आई। आपने किसी चीज़ के लिए कोई कहा कि हाँ मुझे पानी पीना है, पानी पीने का क्या मतलब है, क्योंकि सामने वाला अगर पी रहा है तो वो इन्फॉर्मेशन सामने वाले को उसी फॉर्म में जानी चाहिए ना, कि भाई आप कोल्ड ड्रिंक, भाई आप बोल मुंह से तो बोल रहे कि मुझे पानी पीना है, वहाँ से वो दे रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, पानी ही आना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडेबिलिटी है। कंपैरेटिबिलिटी, कंपैरेटिबिलिटी मतलब आप ये समझ सकते हो कि डिफरेंट टाइम पीरियड से कंपेरेबल हो कि हाँ हमने इस साल प्रॉफिट कितना कमाया, 50,000, अगले साल कितना कमाया, उससे पिछले साल हाँ 10,000, उससे पिछले साल 1,000, तो कंपेरेबल है डिफरेंट टाइम पीरियड से कि हाँ हम हर साल तरक्की कर रहे हैं। डिफरेंट एंटिटीज से मतलब हमारे जो कंपटीटर्स हैं, जो हमारे जो कंपनी है, जो और कंपनी साबुन बनाती हैं, उन वो कंपटीटर हैं हमारे, तो उनसे हमने कंपेयर करना है। तो हाँ भाई मैंने कितना कमा रहा हूँ, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, अच्छा उस कंपनी ने कितना कमाया, अरे उसने तो 1 लाख कमाया, इसका मतलब मैं पीछे चल रहा हूँ, है ना। तो ये कंपैरेटिबिलिटी, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरह की होनी चाहिए कि वो कंपेरेबल हो सके अपने कंपटीटर से, या डिफरेंट टाइम पीरियड के दौरान कंपेरेबल हो सके। नेक्स्ट आ जाता है बॉस ऑब्जेक्टिव और अकाउंटिंग। अब ऑब्जेक्टिव बताने की ज़रूरत पड़ेगी आपको कि क्यों है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव वही, ठीक है ना। अलग अलग यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उनके अपने अलग अलग ऑब्जेक्टिव हैं, तो उन सब ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना ही इसका ऑब्जेक्टिव होगा, है ना। जैसे मेंटेनेंस एंड रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग मतलब अकाउंटिंग एक तरह से लैंग्वेज ही समझो आप। इस लैंग्वेज का क्या मतलब हुआ कि मेंटेनेंस और रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, कि बिजनेस के सारे, वही अकाउंटिंग की जो डेफिनेशन पढ़ी थी हमने, है ना, सेम वही चीज़ आ गई, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, सारे बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड रखना। फिर प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना। फिर फाइनेंशियल पोजीशन बताना, ठीक है ना। फाइनेंशियल पोजीशन अगर वो बता ही नहीं पा रहा है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारा, अकाउंटिंग में मतलब मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की बात कर रहा हूँ, तो फिर हमारा फ़ायदा क्या, ठीक है ना। हम कितना, बट बिजनेस ओन्ड एंड क्लेम अगेंस्ट द रिसोर्स मीन्स हम क्या
हमारे पास क्या क्या एसेट्स हैं और हमारे पास क्या क्या लायबिलिटीज हैं, इसको फाइनेंशियल पोजीशन कहा जाता है एक तरह से। तो प्रॉफिट लॉस बनाना, बैलेंस शीट बनाना, ये दो, और रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जैसे सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड ना। तो मोटा मोटा समझ लो इससे। मतलब हमने जो प्रॉफिट एंड लॉस, ये बैलेंस शीट, ठीक है, ये एसेट, ये लायबिलिटीज, हमने सेल का रिकॉर्ड, परचेज का रिकॉर्ड, सेल का रिकॉर्ड, ठीक है, इस तरह से पूरे रिकॉर्ड मेंटेन करने। बैलेंस शीट में ये फाइनेंशियल पोजीशन बताने की, हमारी एसेट्स कितनी है, लायबिलिटीज कितनी है, तो ये सभी तो है इसका ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग का, ठीक है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को पहुंचाना रिपोर्ट्स की फॉर्म में। रिपोर्ट्स मैंने बताई दी आपको, बहुत सारी रिपोर्ट्स बनती हैं। आज का लास्ट टॉपिक है रोल्स प्लेड बाय अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग किस तरह का रोल प्ले करती है अपने, अकाउंटिंग एक लैंग्वेज की तरह काम करती है, ठीक है। लैंग्वेज मतलब कि भाई जो अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स हैं, जो अकाउंटेंट ने तैयार करें, एमडी ने साइन करें, सीएफओ ने बनाए हैं, ये सब चीज़ें ये कम्युनिकेट करिए किसको, आगे यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को। तो एक तरह से ये एक लैंग्वेज नहीं हो गई कि हाँ भाई इसको देख के पता नहीं लग रहा है, कि हमें पता लग रहा है हाँ यार हमारी तो एसेट्स कितनी है, पूरी एसेट्स मिला के कितनी है, मान लीजिए 10 लाख की, ठीक है। लायबिलिटीज कितनी खड़ी हो गई हमारी, 10 लाख की। तो ये सब क्या आ गया, एक तरह से लैंग्वेज ही तो होगी, कम्युनिकेट कर दिया हमने। 50,000 का प्रॉफिट, हम ठीक है, तो ये लैंग्वेज है। अच्छा, ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड मतलब पिछले 1 साल के ट्रांजेक्शन, 2 साल के ट्रांजेक्शन, 3 साल के ट्रांजेक्शन, इस तरह से पूरा एक हिस्ट्री का रिकॉर्ड है। हम फ्यूचर नहीं बता रहे, हम पुराने ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करके एक इतिहास बना रहे हैं, इतिहास को सामने रख रहे हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रियलिटी मतलब हमारी सच्चाई क्या है इस समय हमारा बिजनेस प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है। तो ये इकोनॉमिक रियलिटी को सामने रखना एक लैंग्वेज की तरह, ट्रांसक्रिप्ट समझ लो, लैंग्वेज समझ लो, ठीक है। इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये एक तरह का इंफॉर्मेशन सिस्टम है, फिर कहने वाली बात नहीं है। मतलब हम कन्वे कर रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है कि जिससे हम, जो एमडी है वो कम्युनिकेट कर देता है आगे शेयर होल्डर्स को। तो एक तरह से इंफॉर्मेशन सिस्टम काम कर रहे हैं ना पूरा। एमडी से पहले सीएफओ है, फिर अकाउंटेंट है, अकाउंट ऑफिसर्स हैं, ये सब इसको कम्युनिकेट करते 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 फिर यहाँ से शेयर होल्डर को कम्युनिकेट हो जाती है, ठीक है। एक ये कमोडिटी की तरह, कमोडिटी मतलब एक सर्विस भी है, अकाउंटिंग एक सर्विस भी तो है एक तरह से। सेवा, सेवा मतलब जो अकाउंटेंट काम कर रहा है, एक इंडस्ट्री बन जाती है। अकाउंटिंग एक तरह से एक इंडस्ट्री भी है, लैंग्वेज भी है, सब चीज़ जो कि एक ठीक है, जो कि पूरे सिस्टम की तरह काम करती है। ठीक है बॉस, आज के लिए बहुत है। आप इस वीडियो को एक बार और देखना, और हो सके तो आप टेक्स्ट पढ़ना, कोई भी अच्छी बुक उठा के या एनसीईआरटी उठा के, जिससे भी आप पढ़ना चाहो उससे आप एक बार पढ़ के देखना, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी आ सके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।